नमस्कार। मध्य पूर्व एक ऐसा संक्रमण का क्षेत्र है जहां संघर्ष निरंतर किसी न किसी रूप में होते रहते हैं। ये अलग बात है कि कुछ सतह के ऊपर आ जाते हैं और कुछ सतह के नीचे चलते रहते हैं, तो जब वहां विस्फोट होता है तो वहीं पर एपिसेंटर देखा जाता है। इस समय भी ऐसी स्थितियां हैं जब इजराइल और गाजा के बीच संघर्ष चल रहा है। हालांकि अल्प विराम एक लगा है, लेकिन उसके दौरान ही चीन सऊदी अरब सहित मध्य पूर्व के इस्लामी देशों के कुछ विदेश मंत्रियों के साथ बैठक करता है और वहां एक महत्वपूर्ण समझौता करता है। वह है सऊदी अरब के साथ करेंसी स्वैप का। हालांकि 2020 तक चीन करेंसी स्वैप संबंधी एग्रीमेंट करीब 41 देशों के साथ कर चुका था, लेकिन सऊदी अरब के साथ नहीं हुआ था। इस दृष्टि से सऊदी अरब को देखना तो बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि सऊदी अरब अमेरिका का मध्य पूर्व में सबसे अहम न केवल व्यापारिक साझेदार है, बल्कि हथियारों का खरीदार भी है। अब ऐसे में अगर चीन वहां पर एक स्पेस बनाता है, एक नई बॉन्डिंग जनरेट करता है, तो यह चुनौती किसके लिए है? मध्य पूर्व के लिए या अमेरिका के लिए? दूसरा प्रश्न यह है कि अगर अमेरिका वहां पर डोमिनेंट है या था, तो वह स्पेस कैसे जनरेट हुआ? आखिर वह कौन सा कारण है कि चीन कोविड पीरियड में ट्रस्ट डेफिसिट को जनरेट करने या उसे इन्फ्लेट करने के बाद भी अपना स्पेस बना ले गया, और अमेरिका जो वहां पर पहले से ही प्रभावी था उसका स्पेस संकुचित होता चला जा रहा है? आज विश्वास की कमी आ रही। कुछ तो कारण होंगे। इन कारणों के बीच हम फोकस थोड़ा चीन पे ही करना चाहते हैं कि आखिर चीन की मंशा क्या है। क्या वह उस स्पेस को भरना चाहता है जो अमेरिका खाली कर रहा है, या करेंसी स्वैप का मूल क्या है कि अब सऊदी अरब और चीन दोनों ही अपनी अपनी करेंसी में द्विपक्षीय व्यापार करेंगे? यानी सऊदी अरब अगर कुछ भी इंपोर्ट करता है तो वो रियाल में पेमेंट करेगा, और चीन अगर सऊदी अरब से कुछ इंपोर्ट करता है तो रेनमिनबी या युआन में पेमेंट करेगा। प्रश्न यह उठता है कि यह जो द्विपक्षीय समझौता हुआ, यह डॉलर को चुनौती दे सकता है क्या? और अगर वास्तव में वो डॉलर को चुनौती दे रहा है तो आपको थोड़ा सा बैक फ्लैश में जाकर यह देखने की आवश्यकता है कि सद्दाम हुसैन का जो युग था वो पेट्रो डॉलर का युग कहा जाता था। यानी डॉलरोनॉमिक्स जो है वो प्रभावी थी, और उसी ने सद्दाम को सद्दाम हुसैन बनाया और उसी ने सद्दाम को मटियामेट कर दिया। कारण सद्दाम जो है वो पेट्रो डॉलर की जगह पर पेट्रो यूरो का इस्तेमाल करना चाहते थे, और अमेरिका का वो एक तोता है डॉलर, जिसकी गर्दन में उसकी ताकत है और उसका अस्तित्व है। अगर गर्दन उमेट दी गई तो अमेरिका की भी मृत्यु हो जाएगी। तो यानी असल लड़ाई क्या डॉलर और अब रेनमिनबी के बीच में आ गई है। रेनमिनबी जो अंतरराष्ट्रीय करेंसी है चीन की, कैसे आ गई? 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चीन ने 2 घटनाओं के माध्यम से, एक अमेरिका की फितरत जानी और दूसरी अमेरिका की कमी। फितरत कैसे जानी? 1997 में जब एशियाई इकोनॉमीज में एक संकट आया तो वो इस कदर डैमेज हुई कि उन्हें कुछ अमेरिकी अर्थशास्त्रियों ने लंगड़ी बतख या मेमना कह दिया। यानी वो टाइगर से उन्हें मेमना बनने में टाइम नहीं लगा, और अमेरिका उनके गले में पट्टा डालना चाहता था, उनको उबारना नहीं चाहता था। चीन ने उसी समय ये मैसेज देने की कोशिश की और सफलता भी मिली कि जितने भी देश यानी दक्षिण पूर्व एशिया के हैं वो अमेरिका के या तो उपनिवेश बन जाएं या फिर अमेरिकी शर्तों पर चलें, अन्यथा वो दिवालियापन का शिकार हों। दूसरी घटना उसने 2008 में देखी, जब अमेरिकी इकोनॉमी में यानी सब प्राइम
क्राइसिस आया, और उस सब प्राइम क्राइसिस के बाद जब विश्व बैंक के अर्थशास्त्रियों ने ये घोषणा कर दी कि अब इकोनॉमी डीकपल हो चुकी है, तो डीकपल होने का मतलब है कि अब केवल एक इंजन नहीं है जो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को चलाएगा, अब अलग अलग इंजन होंगे और अलग अलग उनके कंपार्टमेंट्स होंगे, यानी रीजनल इकोनॉमी जो मिलकर के जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी को आगे ले जाएंगी, और उनको लीड अमेरिका नहीं करेगा, एशिया की इकोनॉमी करेगी। अब एशिया में दो ही इकोनॉमी बड़ी थी जो अमेरिकी खेमा से अलग थी, एक इंडिपेंडेंटली इंडिया और दूसरा चीन। तो बहरहाल चीन वहां से एक स्ट्रेटजी के तौर पर चला और इसने विश्व स्तर पे 3 कैटेगरीज का निर्माण किया। देखा, पहली कैटेगरी उन गरीब देशों की थी जो मध्य पूर्व में, जो अफ्रीका में, जो दक्षिण पूर्व एशिया के थे। उसने देखा कि इनके पास पैसा नहीं है, तो चीन ने उन्हें कर्ज बांटना शुरू किए, और इस कदर कर्ज बांटे कि अमेरिका को ऋण की खुली खिड़की, जो कि विश्व बैंक के लिए नाम दिया जाता है, ये कहा जाने लगा। तो इस प्रकार से उसने अपनी विंडो को ओपन किया कि ये सारे के सारे जो देश हैं वो कर्ज से ग्रसित हो गए, और आज उनकी स्थिति ये है कि वो चाइनीज डेट ट्रैप से बाहर आने की स्थिति में नहीं है। यानी चीन या तो उनकी सरकारों और संस्थाओं को खुद गवर्न करे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, या वो दिवालिया हों और उनकी तमाम प्राकृतिक और भौतिक संपदाएं जो हैं वो चीनी कंपनियों के नाम गिरवी हो जाए। दूसरे प्रकार के वो देश थे जो विकासशील थे, और ये विकासशील देश विकास की असीमित महत्वाकांक्षाएं जो हैं वो रखना चाहते थे। तो चीन ने इनके लिए 2 काम किए। पहला काम एक किया कि उसने अंतरराष्ट्रीय जो वित्तीय संस्थाएं थी, जो न्यूयॉर्क में थी, वर्ल्ड बैंक हो या IMF हो, उनके एक कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूशन तैयार किया, जो आप संघाई में देख सकते हैं, AIIB। तो यह क्या इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए ये इंस्टीट्यूशनल लोन देती थी, और इस प्रकार से उसने एक तरफ तो उनको निशाना साधा जो न्यूयॉर्क में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं थी, और दूसरी तरफ इन देशों के साथ एक बॉन्डिंग कर ली, और उस बॉन्डिंग के रिजल्ट आज दिख रहे हैं कि चीन अगर बीजिंग या संघाई में कोई बैठक बुलाता है तो अमेरिकी और यूरोपीय खेमे के हजारों प्रतिनिधि जो है उसमें शामिल हो जाते हैं, और अमेरिका चीखता चिल्लाता रहता है कि ये तो जो है वो एक सॉफ्ट वॉर है जो अगेंस्ट द अमेरिकन, अगेंस्ट द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लड़ा जा रहा है। सच है ये। एंड तीसरी चीज उसने क्या की कि सीधे अमेरिका को चुनौती देना। आप देखें तो उसने पहले करेंसी वार शुरू किया, करेंसी वार के बाद फिर ट्रेड वार अमेरिका के साथ चला जो अभी तक चल रहा है, और तीसरी चीज अगर आप देखें तो उसने क्या किया है कि दुनिया में एक पैलेस डिप्लोमेसी को शुरू किया है। और ये पैलेस डिप्लोमेसी क्या है कि वो मध्य पूर्व से लेकर के अफ्रीका तक के देशों में अगर देखें, खास करके अफ्रीकी कंट्रीज में, उनकी सरकारी बिल्डिंग्स को, अनेक्सीज को, पार्लियामेंट्स को बना रहा है। तो आप इमेजिन कीजिए कि जब वहां के लीडर्स उनकी इन बिल्डिंग्स में बैठेंगे तो उनकी मनोदशा क्या होगी। वो बिल्डिंग्स जो हैं वो चाइना मेड होंगी, और चाइना मेड होंगी तो कुछ न कुछ मानसिक जो स्थितियां हैं वह भी उधर की वो डाइवर्ट होंगी। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो चीन एक लंबी रणनीति के बाद इस जगह पर पहुंचा है कि वो डॉलर को चुनौती दे रहा है। हालांकि अभी भी 75% से लेकर 87% के बीच अमेरिकी डॉलर में ही अंतरराष्ट्रीय ट्रेड होता है, और चीन 3% पे है। लेकिन चीन की महत्वाकांक्षा, चीन का रोड मैप, चीन की जो एक संयमित रूप से रणनीतिक ढंग से बढ़ने की आगे चाहत, वो असीमित है और प्लान्ड है। इसलिए हमें एक सूत्र ध्यान में रखना चाहिए कि आखिर वो क्या वजह थी जिसके चलते कभी नेपोलियन ने ये कहा था कि हिमालय के उस पार एक महादानव सो रहा है, उसे सोने दीजिए, वो जगेगा तो दुनिया हिल उठेगी। आखिर दानव ही क्यों कहा था, उसने देवता क्यों नहीं कहा था। तो चीन की इन प्रवृत्तियों को अभी भी आप कभी कभी उसके ड्रैगन के कुछ चित्रों में या उसमें देख सकते हैं कि वो पूरी अर्थ को अपने मुख में रखे है। तो ये इंडिकेट करता है कि जिस दिन चीन आर्थिक महाशक्ति के साथ साथ एक राजनीतिक महाशक्ति और आर्थिक महाशक्ति तीनों बनेगा, सैनिक महाशक्ति, तो उस दिन
दुनिया के लिए एक ऐसी चुनौती आएगी जो शायद जल्दी समाप्त ना हो। विचार कीजिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार।